लास्ट तक बने रहना, बिकॉज इस सेशन में वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट उन्हीं की समझ में आएंगे जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, तो लास्ट तक सभी को बने रहना भाई, कोई भी बच्चा स्किप करके नहीं जाएगा, ठीक है। अपना ही नुकसान करोगे अगर जाओगे तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपको छोटा सा टारगेट पता ही है बच्चों, नहीं करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हाइगेंस का सिद्धांत अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है? मतलब क्या हम इसे अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए भी लागू कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। देखो, आपने शायद हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग सिद्धांत पढ़ा हो, आई डोंट नो पढ़ा नहीं पढ़ा। तो वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश को तरंगों के रूप में माना था। उससे पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे न्यूटन, उन्होंने न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार प्रकाश जो है वो कणिकाओं के रूप में चलता है, बट वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो वो तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में थ्योरीज हैं, प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है और प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है। हम इनकी व्याख्या प्रकाश को कण या क्वांटम के आधार पर कर सकते हैं। हमारा प्रकाश क्या है, कण प्रकृति है, वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जैसे आपका व्यतिकरण है, विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है। इनकी व्याख्या केवल और केवल तरंग सिद्धांत के द्वारा ही की जा सकती है या फिर तरंग प्रकृति के आधार पर ही कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है, तो कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। तो याद रखना, जो हाइगेंस का सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है, वो अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए भी वैध है, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए भी लागू किया जा सकता है। छोटी सी चीज है, बट हमको तो विद कॉन्सेप्ट हमको सारी चीजें समझनी है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, प्रकाश की दो नेचर होते हैं, एक कण प्रकृति होती है और एक तरंग प्रकृति होती है। शायद गलती से कुछ बंदों ने पढ़ी हो, बट आई डोंट नो कि सभी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइगेंस का एक द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत भी है, वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके आधार पर हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है इंटरफेरेंस से, व्यतिकरण वाले पोर्शन से फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो। वहां पर दीप फ्रिंजों की स्थितियां x बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी और अदीप फ्रिंजों की स्थितियां x बराबर m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो वहां पर और एक फ्रिंज चौड़ाई जो निकल के आती है कैपिटल W, वो आता है हमारा डी लैम्डा अपॉन डी, और कौड़ी फ्रिंज चौड़ाई रहता है डी अपॉन डी रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, हम सारी चीजों को बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग सभी के लिए। भाई पापा का हेलीकॉप्टर कल कहाँ हो जाओगी? हेलीकॉप्टर आपकी भाई भी क्या बोलते हो भाई, चौधरी विवेक गौतम। तो देखो, हमारे ज़्यादातर मॉडरेटर अभी हमने हटा दिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, ठीक है। तो हम कुछ नए मॉडरेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। कुछ सुन लीजिए भाई, कुछ छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभी हम लोग 3 से 4 न्यू मॉडरेटर बनाएंगे भाई। जो बच्चे हमारे सेशंस में रेगुलर आते हैं उनमें से किन्हीं 3 या 4 बच्चों को मैं न्यू मॉडरेटर बनाऊंगा, जिसमें से 2 गर्ल्स रहेंगी हमारी एंड 2 बॉयज़ रहेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उनकी कमेंट्स पे गौर करूंगा कि वो मॉडरेटर बन सकते हैं नहीं बन सकते, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन खत्म है हमारा। तो टेंशन मत लेना, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपने पढ़ा होगा और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसने क्या बोला, जब एक वर्डी प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगें निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाती हैं, कोई भी पदार्थिक माध्यम हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है, कांच हो सकता है, तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं बदलता। आपने अगर रे ऑप्टिक्स पढ़ा हो तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ बदल जाते हैं एक्सेप्ट आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बच्चों परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रकृति है या ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं बदलेगा, तो वो है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा, तो आवृत्ति को छोड़कर जितनी भी चीजें वो सारी बदल जाएंगी। तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, तरंग चाल बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो नहीं बदलेगा वो क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। बहुत छोटी सी चीज है जो आपको ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं देगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी। स्नेहा इज बैड गर्ल। तो सुदेश ठाकुर भाई किसको बोल रहे हो? मैं बन जाऊंगा, सब सुधर जाएंगे।
चलिए विवेक गौतम, तुम भी सही कमेंट करते हो, हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। निधि सिंह को बना दीजिए। चलिए ठीक है, निधि सिंह पर विचार किया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भूमि से, हाँ भूमि भटनागर भी अच्छी हैं। हाँ, रूही लोधी सिस्टर एक ये भी अच्छी हैं। ये भी हर सेशन में अटेंड आती है। लाइक एंड शेयर कर दो सभी बच्चे। देखो विचार किया जा रहा है, मैं कुछ बच्चों को 1 या 2 दिन में बना दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। उन 2 भौतिक घटनाओं को लिख कीजिए जिनसे प्रकाश के, मैंने देखो 3 चीजें आपको बताई थी, प्रकाश के तरंग स्वरूप की, या फिर हो सकता है तरंग की जगह वो कण कह देता। तो कण प्रकृति को किसके द्वारा रिप्रेजेंट या फिर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो है भाई कॉम्पटन प्रभाव होता है। आप में से शायद कुछ बच्चे, आपके सिलेबस में नहीं है ना कॉम्पटन प्रभाव। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव है, एक आपका रमन प्रभाव है। ये तीनों की तीनों रिप्रेजेंट करते हैं भाई प्रकाश में कण प्रकृति होती है, प्रकाश क्वांटम की तरह, कण की तरह बिहेव करता है। और एक है आपका रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। और रमन प्रभाव के लिए आई थिंक आप सभी को पता होगा, वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जो बच्चे हमारे नए हैं शायद ना बताओ। अगर मैं तरंग प्रकृति की पुष्टि की बात करूं, भाई तरंग हम कैसे मान सकते हैं कि भाई ये तरंग है, वो कुछ घटनाएं भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो व्यतिकरण होता है, विवर्तन है, और प्रकाश का ध्रुवण है, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बच्चों जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है, और ये वो घटनाएं हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं बच्चों जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेशन को देखो लास्ट तक आप देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन, मैंने आपको 3 बता दिए, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। ये 3 घटनाएं हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। और ऊपर वाली घटनाएं आप लोग देख रहे हो, इनके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए आप लोगों को करके जरूर आना है। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर सभी को? 3 क्वेश्चंस मेरे को जल्दी से बताओ। 3 क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? टू फास्ट, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो यस सर हमको क्लियर है। जल्दी से कमेंट करो भाई। अगर किसी को कोई परेशानी है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, और प्रिज्म वाला देखो, रे ऑप्टिक्स में हमारा अगर सिलेबस की बात करो तो प्रिज्म में जल्दी ही आपको थोड़ा बहुत करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, लाइक एंड शेयर बस करते रहा करो, सपोर्ट करोगे, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, अंडरस्टैंड। चलिए एक प्यारा सा छोटा सा मैं न्यूमेरिकल दूंगा प्रिज्म वाले पोर्शन का, देखते हैं हमारे कितने बच्चे प्रिज्म को पढ़ चुके हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, बिकॉज वहां पर मैं खत्म करा चुका हूँ ये। तो ये कह रहा है 63 डिग्री कोण वाले, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम, कॉपी पेन लेके बैठा करो जब मैं सेशन लिया करूं, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, 29 डिग्री है। आगे कह रहा है आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं मेरे को कमेंट करोगे जरा। प्रिज्म वाला पोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे कर सकते हैं? देखो टाइम नहीं, देखो ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले ना, तो तुरंत सवाल आपको करने चाहिए, तुरंत ही आपका सवाल का आंसर आना चाहिए। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 63 डिग्री कोण, ये प्रिज्म कोण है, ये क्या है? प्रिज्म कोण है। तो 63 डिग्री, तो ये आपको ए दे रखा है, कितना दे रखा है? 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण है वो कितना है? 29 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण मतलब टिल टाइम कितना दे रखा है? 29 डिग्री। तो आगे कह रहा है आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पढ़ा हो तो n बराबर, गलती से आपने पढ़ा होगा, साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन a/2। आपने स्नेल का नियम भी पढ़ा होगा, n बराबर साइन i अपॉन साइन r। तो ये जो i की जगह आया ना, ये वैल्यू i की जगह आती है। हम जब इसको पूरा डेराइव करते हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, शायद सभी को पता होगा जो बच्चे हमसे पढ़े ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो i बराबर जो फॉर्मूला है ना वो है a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये कितना मेरे पास
63, टिल टाइम 29/2। तो 9 और 3 12 का 2, हंस लगा 1, 6 2 8 और 1 9/2। 2 से आप 92 को काटोगे 46 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ज़्यादातर बच्चों को आ चुका है। आगे ना भाई सभी का एक बार कमेंट कर दो। हाँ रुचि यदुवंशी, क्या कह सकते हैं, अब मैंने मॉडरेटर की बोला है भाई, अब सभी को तो नहीं बना सकता ना। स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल हो गया खत्म। ठीक है, ऊपर वाला भी जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से बताइए भाई। चलिए अब देखो मॉडरेटर पे यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, आगे जाके देखेंगे। मैं ऐसा, चलिए मैं कुछ बच्चों के, मैं देखो इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ अभी से। जो बच्चे हमारी हर वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो जो बातें बता रहा हूँ। हर वीडियो पर मैं कमेंट्स चेक करूंगा अभी। एक या दो दिन में, 2 या 3 दिन में, 1 या 2 दिन में इसको नोटिस करूंगा। तो जो भी बच्चा हमारी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करेगा, उनकी 15 बच्चों या 20 बच्चों की मैं पर्चियाँ बनाऊंगा। ठीक है, और 2 या 3 दिन बाद मैं लाइव आऊँगा। उन पर्चियों में जिन जिनका नाम निकलेगा वही हमारे मॉडरेटर होंगे। ठीक है, ये छोटा सा फंडा है, जैसे कि किसी को बुरा ना लगे सर आपने मुझे नहीं बनाया, सर मुझे नहीं बनाया। ठीक है, तो उसमें सभी बच्चों के नाम को, जो हमारे ओल्ड मॉडरेटर हैं उनको भी कुछ को ऐड करूंगा जो अच्छे थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैंने फ्रिंज चौड़ाई आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज, जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ अदीप्त फ्रिंज बनती है, और जहाँ उजाला सा होता है वहाँ पर आपकी दीप्त फ्रिंज बनती है। तो ये क्या है, डार्क डार्क में दिखा रहा हूँ, तो भाई ये अदीप्त फ्रिंज है। फिर एक दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, कुछ इस टाइप से रहती हैं। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, और समान आकार की होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको बड़ा छोटा कर देना भाई। दो क्रमागत अदीप्त अथवा दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी है उसको कहा जाता है क्या, फ्रिंज चौड़ाई। तो समान आकार की हैं, याद रखना। अगर मेरी कोई छोटी बड़ी हो गई हो ना तो एडजस्ट कर लेना, तो बीच में जो खाली स्पेस है ना वो भी हमारी फ्रिंजें बन रही हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप दो क्रमागत दीप्त, ठीक है ना, ऐसे करके अदीप्त या दीप्त कोई भी ले लो, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी है, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई, तो ये हमारी डी लैम्डा अपॉन डी, मतलब फ्रिंज चौड़ाई ये निकल के आती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी हमारी फ्रिंज चौड़ाई होगी, डी लैम्डा अपॉन डी। दो क्रमागत अदीप्त या फिर दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी है उसको फ्रिंज चौड़ाई कहा जाता है, और इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रिंज विड्थ की कि दो क्रमागत दीप्त, क्रमागत कम लेने दो, एक के बाद दूसरी, तो एक ये रही इसके बाद ये रही, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी लैम्डा अपॉन डी। या फिर ये रही एक, ये रही, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी लैम्डा अपॉन डी। तो आपको क्या याद रखना है कि दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो बीच की दूरी होगी, उसको फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है इसका, कैपिटल डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, आगे हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में दे रखा हो। तो यहाँ पर W क्या है, फ्रिंज चौड़ाई है, D क्या है, तो D होती है बच्चों स्लिटों से पर्दे तक की दूरी, फ्रिंजों से पर्दे तक की दूरी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्रिंज चौड़ाई है तो यहाँ पर लिख दो स्लिटों से पर्दे तक की दूरी, पर्दे तक की दूरी। ठीक है, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है भाई इसमें सॉरी लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है बच्चों न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से। और स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी, जो स्लिट आपने ले रखी है उनके बीच का डिस्टेंस, स्लिटों के बीच की दूरी। ऐसे करके बच्चों अगर ये क्वेश्चन आएगा फ्रिंज चौड़ाई वाला तो आई थिंक सभी बच्चे कर पाओगे, बीच की दूरी। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगा अभी जस्ट नाउ। तो ये क्लियर है सभी को, मेरे को जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच का डिस्टेंस होगा, इनके बीच की दूरी या फिर इनके बीच की दूरी जो होगी उसको कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। अगर मैं फॉर्मूला की भी बात करूंगा तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा, W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं आपको एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी देना चाहूंगा। देखो हमें हर तरीके से परिपक्व होकर जाना है, बोर्ड में कैसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो हमारी तैयारी उस टाइप की होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए कि कहीं से भी आ जाए यार हम करके जरूर आएंगे। ठीक है, उस टाइप का आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए न्यूमेरिकल करने का। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश भी करता हूँ, बिकॉज क्यों करता हूँ बताइए जल्दी से, क्यों करता हूँ, क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे तो बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करने वाले हो गया? क्लियर है सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको देने वाला हूँ।
चलिए एक न्यूमेरिकल देख लीजिए भाई, किस टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है। आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, कोमा स्लिटों तथा पर्दे की बीच की दूरी, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर, 2.1 × 10⁻³ मीटर पाई गई। आगे कह रहा है प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? देखो अगर आप पढ़ बैठे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लेंगे। तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, अगर आप कर सकते हो तो करने का प्रयास करिए, अदरवाइज मैं करा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, वो सारी चीज़ें भी बताई मैंने। हम सवाल को करते हैं बच्चों। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, स्लिटों के बीच की दूरी, मैंने क्या बोला था, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी। तो स्मॉल डी बच्चों आपको कितना दे रखा है इसने, 10⁻³ मीटर। आगे कह रहा है स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी, तो ये क्या है आपका कैपिटल डी है, कितना है 3 मीटर। आगे फ्रिंज चौड़ाई आपको यहाँ पर दे रखी है, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है इसने 2.1 × 10⁻³, ठीक है। अब पूछा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा पूछा है। तो सीधा सा आपके पास एक फॉर्मूला है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन, क्या निकालना है आपको, लैम्डा, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल करो, ठीक है। तो डी लैम्डा बराबर कैपिटल डब्ल्यू इंटू डी, या लैम्डा बराबर कैपिटल डब्ल्यू इंटू डी बटे कैपिटल डी। अब आपको क्या करना, केवल वैल्यू पुट करनी है जो आपको ऊपर दे रखी है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है बच्चों, 2.1 × 10⁻³ स्मॉल डी कितना है 10⁻³ और बटे कैपिटल डी कितना है आपका 3। पॉइंट हटा लो, नीचे 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 से 21 को काटोगे 7 टाइम्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा 7 × -3 10⁻6 हो गया। और ये पावर 10 है ऊपर भाई, 10 की पावर 1 है, ये मान के चलिए नीचे ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 7 × 10⁻7 मीटर। अगर आप ग्रेट हो तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, नहीं चलेगा। एग्जामिनर ऐसा नहीं कि आपका नंबर काट देगा, आपने एंगस्ट्रॉम इसको नहीं, उसने बोला नहीं कि आप एंगस्ट्रॉम में बताइए, सवाल में उसने कहीं बोला कि एंगस्ट्रॉम में बताइए। भाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जा सकती है, मीटर में मापी जा सकती है। अगर आप इसे मीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो भाई इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो भाई क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 7 × 10⁻7 × 1/10⁻10। अब ये एंगस्ट्रॉम में चेंज हो गया ना। 10⁻10 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो लैम्डा बराबर 7 × 10⁻³ × 10⁻10, बिकॉज वो पावर ऊपर जाकर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इतना तो सभी बच्चे जानते हो, एक बार देख लीजिए, इसको मैं ऊपर लेके गया, पावर हमारा कैसा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लस का 10 है, माइनस का 7 है, क्या बचेगा 7 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 का 7 में मल्टीपल करोगे तो आपका 7000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होएगा। सवाल को समझने की कोशिश करो, सवाल टिपिकल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है जो कि आप नहीं चाहते हो करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल भी हमारा बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का खत्म हो गया। विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि भाई इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे हमको करना है, और भी बहुत से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में मॉडल में अनसॉल्व में दे रखे होंगे, उनको आप सॉल्व करिए यार, ठीक है।
क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो से अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या बोला इसमें, देखो ये सवाल अभी जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ना, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल कराया था, उसकी ओर इसने बोल दिया है दो पतली समांतर झिर्री, ये झिर्री होती हैं, झिर्री जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, स्लिट ले लो यहाँ पर या फिर झिर्री कह लो, तो जिस टाइप से हम डेरिवेशन इसको करते हैं, ये S1 झिर्री या फिर स्लिट है, यहाँ पर आपकी S2 स्लिट है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी, यहाँ पर एक वर्डी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिसका नाम है S। यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है ना, एक यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ से आगे फिर यहाँ से किरणें निकलती हैं, और यहाँ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित की जाती हैं तथा झिर्रियों से डी दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका एक पर्दा है, यहाँ से किरणें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से सेंटर से आपकी किरण बना दो आप ऐसे करके, एक किरण आप ऐसे करके यहाँ पर टच करा दो। मैं एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, फिर आप बोलो सर डेरिवेशन हो गए तो, ठीक है, बस एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें, ये आप ये मान लीजिए। अब क्या हुआ, ये दूरी जो है स्लिटों से या झिर्रियों से पर्दे तक की वो कैपिटल दी है, ठीक है, पर्दे पर फ्रिंज बनाती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये होती है हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब यहाँ इसके बाद एक अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, कुछ इस टाइप से नीचे और ऊपर की तरफ हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिल जाती हैं। फ्रिंज चौड़ाई मैंने आपको बता दिया कि दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है उसको फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और व्यंजक W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी सभी को पता है भाई। तो हमने क्या किया, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का ये एस जो है एक वर्डी प्रकाश स्रोत है, तो जो प्रकाश हमने डाला है उसके तरंगदैर्घ्य कितनी यहाँ पर लैम्डा है। स्लिट या झिर्रियाँ हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। झिर्रियों से पर्दे तक की दूरी या स्लिटों से पर्दे तक की जो दूरी है वो कैपिटल डी है। अब ये अगर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है और हमें यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज मिली, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको एक्स बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से उस दीप्त या अदीप्त फ्रिंज तक की दूरी। क्योंकि हम यहाँ पर फिर कंडीशंस निकालते हैं, मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले बताया था, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, तो यहां पर हमारा x निकल के आता है एम डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। और अगर हम अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालना चाहते हैं, भाई हमें अदीप्त फ्रिंज कहां पर मिली है, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ता है x बराबर m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलाज हैं, ये अदीप्त के लिए और ये दीप्त ये दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमें विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को समझना, अगर हमने पहले से भी कुछ नहीं पढ़ रखा है तब भी हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत कुछ मैं आपको समझा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये सवाल भी हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर है, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अब होना चाहिए। ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, ओके, फालतू कमेंट करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा, ओके बच्चा। हाँ दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, ठीक तो है भाई, एक्स बराबर एम डी, ये दीप्त के लिए बेटा, ये दीप्त के लिए, ठीक है फॉर्मूला, ओके क्लियर है। तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से 300 प्लस लाइक्स भी कर दीजिए। आज हमारा एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया 250 प्लस का, जो कि डेली हो जाता है लाइक्स का, तो पर लाइव का भी 220-30 तक रह गया था। अब ऐसे थोड़ी सी और शेयर कर दिया करो तो शायद जल्दी से हो जाया करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल हमारा खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। और मेरे को नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। क्लियर है सभी को, फिजिक्स केमिस्ट्री नेट इश्यू हो जाता है, नेट को गोली मार दो भाई इस टाइम, ऐसा ना इस टाइम यूजर्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो यूजर जो बेसिस है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी आपके भाई बंधु हैं या फिर पापा हैं जॉब से आते हैं घर पर, तो हर कोई नेट यूज़ करता है इस टाइम फ्री होकर, ठीक है ना, सभी को पता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नेट स्लो हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला, ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी बहुत आते हैं, ध्यान से समझना। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात ये है, मतलब ये आपको I1/I2 दे रखा है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना दे रखा है, 81/49, ठीक है। अब देखो प्रकाश की जो तीव्रता है ना वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये रिलेशन होता है ना, I प्रोपोर्शनल A²। ध्यान से समझना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं भाई। अब इसने बोला है कि उनके आयामों का क्या अनुपात होगा, अगर तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है और एक के साथ ही रिलेशन होता है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला बना सकते हो, I1/I2 बराबर A1² अपॉन A2²।
आपको a1/a2 निकालना है, तो भाई इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो a1/a2 बराबर अंडर रूट के अंदर i1/i2 बराबर i1/i2 कितना है आपके पास 81/49। 81 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे 9 और 49 को निकालोगे 7। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर कई चीज़ें और आती हैं, समझने की कोशिश करना। अगर हम प्रकाश की अधिकतम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता अगर ये भी पूछ लेता है, अगर इनका रेशियो निकालना चाहते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1, और ये सर्वांग सम का साइन लगा देते हैं क्योंकि इसमें जो भी बड़ा हुआ उसमें से हमें छोटे को घटाना है। अगर वो हमसे कहीं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम पूछता है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। याद रखना, मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर प्रत्यक्ष करके समझाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि सर किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल तो मैंने इसके ऊपर करा दिया। अब इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब उसके ऊपर देखो कैसे न्यूमेरिकल आता है, दो न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर बच्चों। देखो मैं केवल ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चा, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पर कह रहा है वो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पर इसके ऊपर। दो तरंगों के आयाम, दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में हैं, 4:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों तरंग व्यतिकरण करें, यदि दोनों तरंग व्यतिकरण करें, व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे भाई, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो क्वेश्चंस मैं आपके इसके ऊपर कराऊंगा। अब देखो ध्यान से समझना, आई प्रपोर्शनल है, इसके लिए तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। दो तरंगों के आयाम, ये आप a1 मानिए और ये आप a2 मानिए। ठीक है, तो आपको a1/a2 कितना दे रखा है 4/3 या 4:3। क्लियर? अगर दोनों तरंग हमारी इंटरफेरेंस करती हैं, व्यतिकरण करती हैं, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो चूंकि a1 का मान a2 से ज़्यादा है या नहीं है, इसलिए a1 माइनस a2 में नीचे कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है बच्चों, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास a2 बड़ा होता तो मैं a2 माइनस a1 करता, ये आप लोगों को याद रखना है। तो a1 मेरे पास कितना है 4 + 3 का होल स्क्वायर बटे 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 और 3 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। तो ये हमारा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? देख लीजिए जल्दी से, क्लियर है तो भाई ये सवाल हमारा पहला। इस देखो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत रहता भी नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा अपर लेवल पर जाता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल करा दिया, एक और मैं कराने वाला हूँ। देखो हमारा टारगेट केवल ये नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं केवल मैं वही कराऊँ, मैं विद कॉन्सेप्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हमारे ग्रेड ऐसे हैं जिन्होंने वे ऑफ ऑप्टिक्स थोड़ा सा ना पढ़ा हो, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं विद कॉन्सेप्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस टाइप का सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा, इससे अलग अलग टाइप के सवाल कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर सभी को बच्चों? किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल मैं आपको और कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, एक कराऊंगा और, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो जल्दी से। चलिए अब देखो क्या कराने वाला हूँ, ध्यान से समझना है। दूसरा न्यूमेरिकल इससे फॉर्मूला वही याद रहेगा ना सभी को? इसने बोला है समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात
तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। आगे कह रहा है यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों, यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हूँ तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीव्रताओं का, इसको कितने बच्चे कर सकते हो? तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसको कर सकते हो या नहीं। सेल्फ स्टडी बेटा ये भी जरूरी है स्नेहा यादव, ठीक है सेल्फ स्टडी करो, बट जब हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम मत करो, बाद में कर लो। चलिए अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे। तो फॉर्मूला हमें वही याद रखना है, क्या था वो? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1, ये वाला चिन्ह लगा देना, जो भी बड़ा उसमें से घटाने का हमको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब आपको जो दे रखा है वो I1 अपॉन I2 दे रखा है इसमें 1:9। तो यहाँ से पहले आप क्या करोगे? आयाम निकालोगे। तो I1 अपॉन I2 बराबर क्या होता है? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। A1 अपॉन A2 निकालोगे, इधर आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये A1 अपॉन A2 बराबर अंडर रूट के अंदर I1 अपॉन I2। I1 हमारे पास कितना है? 1/9। तो ये कितना निकल गया अंडर रूट से बाहर? 1:3। ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? A2 का मान A1 से ज़्यादा है, क्योंकि A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, यहाँ लिखोगे इसलिए I मैक्स अपॉन I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A2 माइनस A1 में यहाँ पर करूँगा अब A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर। अब A1 और A2 आपको कितने दे रखे हैं? A1 आपका 1 है और A2 आपका 3 है। 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। A2 कितना है? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्पेस है कहीं पे? चलिए, एक और 3 कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 3 में से क्या? 2, 2 का स्क्वायर 4। 4 से 16 काटोगे 4 टाइम कट जाएगा, तो 4:1 हमारा आंसर निकल के आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, हमारा यही आंसर आ रहा है। एक अकॉर्डिंग टू मी सभी का आंसर आगे होगा जितने बच्चे हमारे इस टाइम लाइव हैं। अगर क्लियर है सभी को तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए कि सर ये वाला सवाल हमारी समझ में आ गया है। क्लियर सभी को बच्चों? हाँ सेम क्वेश्चन है बेटा जीवीएस, बस थोड़ा सा डिफरेंट। उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने आयाम का रेशियो ना देखकर तीव्रताओं का रेशियो दे दिया है। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ से सवाल बन सकते हैं, याद रखना है आप सभी को। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, वो वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। 2 टाइप के सवाल कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष समझा दिया। यहाँ तक क्लियर है? सभी जल्दी से बता दीजिए, लाइक एंड शेयर कर देना जितने बच्चे लाइव हो। ठीक है, और जो बच्चे पेड हैं आपको अभी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर रहे हैं PDF। ठीक है, ऐप में जब अपडेट हो जाएंगी सारी बच्ची पुरानी जो हैं वो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करवा दूंगा कि सर हमारा मतलब जितना भी PDF वो ऐप में भी अपडेट हो गया। लाइक एंड शेयर सभी कर दो, जितने बच्चे लाइव हो जल्दी से लाइक एंड शेयर करो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने भाई। और याद रखना आज 8:15 बजे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की एक धमाकेदार वीडियो आ रही है 8:15 बजे। लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितने ज़्यादा जरूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 20 से 25 नंबर अच्छे से कवर करना चाहते हो तो वो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज आपको देखनी जरूर पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ करा रहा हूँ कि आपको रिएक्शंस भी, जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो भी करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ करा रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा 8:15 बजे वाले सेशन को। सभी को 8:15 बजे जरूर आ जाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ किन घटनाओं के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो मैंने शुरुआत में बोला था 3 घटनाएं मैंने आपको बताई थी, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के द्वारा। इन तीनों के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। और मैंने 3 घटनाएं वो भी बताएं जिसके द्वारा प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि होती है, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि प्रकाश में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों होते हैं, अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति रिप्रेजेंट करता है। क्लियर सभी को? छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इसमें दिक्कत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? देखो जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये टर्म निकल के आता है कला संबद्ध स्रोत वाला, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो है क्या ये? ऐसे 2 तरंग उत्पादक, मतलब जिनसे प्रकाश निकल रहा है, जिनसे तरंग निकल रहे हैं, या ध्वनि स्रोत हो सकते हैं वो प्रकाश स्रोत हो सकते हैं, याद रखना।
जिनसे ध्वनि निकल रही हो वो भी हो सकते हैं, और जिनसे प्रकाश निकल रहा हो वो भी हो सकते हैं। ये उत्पादक है, मतलब जिनसे निकल रही है ध्वनि या फिर प्रकाश, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहे। अगर दो, समझने, दो हमारे पास स्रोत हैं, एक ये मान के चलिए ये दो प्रकाश स्रोत हैं जिनसे प्रकाश निकल रहा है। अब इनसे जो तरंगें निकल रही हैं, इससे भी तरंग निकलेंगी और इससे भी तरंग निकलेंगी। अब जो तरंगें निकल रही हैं वो समय के साथ, मतलब समय बढ़ रहा है, समय के साथ साथ ऐसा नहीं कि ये 45 डिग्री इसके सापेक्ष, अगर ये निकला ऐसे करके तो ये भी ऐसे करके ही चलेगी। अब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर पहुंच गई और ये यहीं पर अटकी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो दो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं या दो ध्वनि स्रोत ले रहे हैं, उनसे जो भी तरंगें निकलेंगी वो एक साथ समय के साथ बढ़ेंगी, एक साथ घटेंगी, अर्थात उनमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, समय के साथ वो स्थिर बनी रहेंगी। समय के साथ उनकी जो प्रारंभिक कलाओं का अंतर है वो समय के साथ स्थिर बना रहेगा, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, अर्थात जो कलांतर है, जो कलाओं का अंतर है वो सदैव स्थिर रहता है। ऐसे जो स्रोत होते हैं उनको कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे, एक साथ होगा जो भी होगा इन दोनों तरंगों में। तो ऐसे तरंग स्रोत को, ऐसे जो दो उत्पादक तरंग स्रोत हैं, चाहे वो प्रकाश स्रोत हो या ध्वनि स्रोत हो, उनको कहा जाता है कला संबद्ध स्रोत। क्या कहा जाता है बच्चों? उनको कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको किसी ना किसी सेट या किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 की किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा ये। अरे भाई लिख लीजिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर हम प्रकाश में व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, प्रकाश में अगर हम व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है, याद रखना। आगे जाके हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। और देखो 2011 में आया है, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में, और 2023 के किसी ना किसी सेट में भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है 2023 में पूछ भी लिया जाए। क्लियर सभी को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं ये सेशन तो बस यहीं पर रहने दूंगा बच्चा, बिकॉज